ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट के बारे में सीखेंगे। ऑटो कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे कैटालिस्ट जो स्वयं भाग लेकर के केमिकल रिएक्शन को पूरी तरह से परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। इसका पॉइंट है हमारे पास, इससे स्टार से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे कैटालिस्ट जो स्वयं रिएक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है ना, चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैटालिस्ट जो स्वयं रिएक्शन को चेंज करने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑटो कैटालिस्ट कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके टेस्ट भी हम इसी से करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट। यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं और इसे एसिडिक कर लेते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ऑक्सैलिक एसिड। अब इसमें सीखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं कैटालिस्ट का कार्य करेगा, ऑटो कैटालिस्ट की भांति ही कार्य करेगा। यदि पोटेशियम परमैंगनेट को थोड़ा एसिडिक कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा एसिडिक कर लेते हैं, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड जैसे ही डालते हैं, प्रभावित करते हैं, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग सीधा सीधा कलरलेस हो जाता है, रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। तो अब सीखेंगे चल करके आगे, इसी को रिएक्शन के थ्रू सीखते हैं। यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, फॉर्मूला है आपका KMnO4 प्लस, इसे एसिडिक करना चाहते हैं वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, पहले एसिडिक कर लेते हैं, नेगेटिव बेस 2 पॉजिटिव बेस 1, मल्टीपल कर लेते हैं बराबर करने के लिए, आगे हो जाएगा समीकरण आपका K2SO4 प्लस। अब यहां पर देखते हैं Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, आगे चल करके समीकरण के उधर ले जाएंगे तो वो +2 में चेंज कर लेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की क्षमता होती है। तो Mn+7 से ले जाकर के हम उधर +2 में रखेंगे। जब +2 में रखेंगे तो माइनस की संख्या को हम बढ़ा लेते हैं, इधर आपका क्या है 2Mn +2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ ही ऐड करेंगे MnSO4। SO4 की संख्या को टोटल ऐड कर लेते हैं, हमारे पास है SO4 2 1 3 का मल्टीपल कर देते हैं, आगे चल करके प्लस, शेष जो बचता है हम उसे हाइड्रोलाइसिस के रूप में बाहर कर देते हैं। हमारे पास शेष बचा हुआ है 3H2O 4 to 8 ऑक्सीजन होने के बाद 3 ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के जल का निर्माण करते हैं, जो शेष ऑक्सीजन बचते हैं हमारे पास 5O। अब इसी में ऑक्सैलिक एसिड को प्रवाहित करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शंस करते हैं। जब ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शंस करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास COOH प्लस O इज इक्वल टू, नेगेटिव हमारे पास 2 पॉजिटिव 2 सीधा सीधा बाहर निकाल देते हैं H2O प्लस शेष बच गया हमारे पास
CO2, 2CO2 यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 यूज में कर रहे हैं और हमको रिसीव हो रहे हैं 5, तो 5 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 5 का मल्टीपल कर देते हैं तो पूरे समीकरण को ऐड करके लिखेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने लिया है पोटेशियम पर मैग्नेट, कितना खर्च हुआ है 2KMnO4 प्लस हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो खर्च कर हो रहे हैं 3H2SO4 प्लस, अब यहीं पर समझने की बात है ऑक्सैलिक एसिड जो खर्च हो रहा है वो हमारे पास 5 का मल्टीपल कर रहे हैं। जब 5 का मल्टीपल कर रहे हैं तो हम सीधा सीधा 5 लिखेंगे प्लस 5 ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस, अब यहीं पर सोचने की बात है 3H2 हमारे पास फर्स्ट स्टेप में प्राप्त हो गया है, सेकंड स्टेप में 5 का मल्टीपल हो रहा है। जब 5 का मल्टीपल हो रहा है तो 5 प्लस 3 टोटल हमारे पास 8H2 रिसीव हुआ है प्लस, अब हमारे पास CO2 की जो संख्या है 5 मल्टीपल 2 10CO2। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है जो हमारे पास टोटल समीकरण था वो ये ऑटो कैटालिस्ट की जो भांति कार्य करने वाला है वो हमारे पास Mn2 पॉजिटिव आयन, हम लिख सकते हैं Mn2 पॉजिटिव आयन ऑटो कैटालिस्ट की भांति कार्य करता है। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, जैसे ही ऑटो कैटालिस्ट के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कैटालिस्ट जो स्वयं रिएक्शन चेंज करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट को यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सैलिक एसिड में प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी कलर है, पर्पल कलर है, वो सीधा सीधा मैग्नीज सल्फेट कलरलेस हो जाता है। यहाँ पर स्वयं पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शंस को समाप्त करके ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में विघटित कर देता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑटो कैटालिस्ट का प्रारंभ हुआ। दूसरे एग्जांपल की तरफ बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्या सीखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं और उसको एसिडिक करते हैं। एसिडिक करने के पश्चात उसमें सिल्वर नाइट्राइट को प्रभावित करते हैं। फिर यही रिएक्शन हम देखते हैं ये स्वयं ऑटो कैटालिस्ट किस तरीके से कार्य करता है। यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वहां पर ऑटो कैटालिस्ट की भांति कार्य करता है और फिर इस सिल्वर नाइट्राइट को सिल्वर नाइट्रेट में किस तरीके से कन्वर्ट करता है, इसके बारे में सीखना चाहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। फॉर्मूला है आपका K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस
एसिडिक करते हैं इसे H2SO4 इज इक्वल टू K2 पॉजिटिव की संख्या 2, SO4 2 नेगेटिव हमारे पास, सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं K2SO4 प्लस यहां पर जो Cr है वही ऑटो कैटालिस्ट की भांति कार्य करता है। Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पोटेशियम डाइक्रोम में +6, आप उधर लेकर के जाएंगे तो ओनली +3 में लेकर के जाएंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस। टोटल SO4 की संख्या 314। अब सीखिए यहाँ पर ये देखने का मौका है हमारे पास SO4 2 नेगेटिव चार्ज 3 इज इक्वल टू 6 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल हमारे पास Cr पर 6 पॉजिटिव चार्ज। जब 2Cr पर 6 पॉजिटिव चार्ज तो 1Cr पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। इधर देखेंगे 14 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, Cr 12 पॉजिटिव चार्ज, तो सिंगल Cr इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव चार्ज। 6 पॉजिटिव चार्ज इधर समीकरण के लेकर के आए हैं तो ओनली ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। तो परिवर्तन जो हो रहा है वो ऑटो कैटालिस्ट की भांति हो रहा है, प्लस शेष जो बचा हुआ हमारे पास उससे हम बाहर कर देते हैं 4H2O प्लस टोटल ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 7, 4 बाहर निकल चुकी है, तो अब शेष रह गया हमारे पास 3 ऑक्सीजन। सिल्वर नाइट्राइड को जैसे ही प्रभावित करते हैं AgNO2 प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहां पर चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन को ये किस तरीके से अवशोषित करता है। जरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सीखेंगे ऑक्सीजन को ये किस तरीके से अवशोषित करता है। यहाँ पर ये देखने का मौका है Ag सिंगल पॉजिटिव, जब ये सिंगल पॉजिटिव में जा रहा है टोटल नेगेटिव बेस हमारे पास हो रहे हैं 4 नेगेटिव, तो N जो हमारे पास है ऑलरेडी ट्रिपल पॉजिटिव बेस। N को जब हम समीकरण के उधर पक्ष में ले जाएंगे तो थर्ड पॉजिटिव से वो फिफ्थ पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने की क्षमता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो इधर हो जाएगा आपका AgNO3। फिर एक बार चेक करते हैं, माइनस की संख्या टोटल 6 हो जाएगी, थर्ड ऑक्सीजन Ag सिंगल पॉजिटिव। अब हमारे पास जो नाइट्रोजन शेष रह गया वो फिफ्थ पॉजिटिव। टोटल ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास कितनी है 1, यूज कर रहे हैं 1, लेकिन हमको रिसीव हो रही थर्ड, तो मल्टीपल थर्ड कर देते हैं। टोटल समीकरण को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है हम उसको लिख देते हैं। शेष बचा हुआ है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस मल्टीपल जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं 3AgNO2 इज इक्वल टू, अब शेष हमारे पास जो बचा है उसे लिख देते हैं K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3AgNO3। समीकरण में देखेंगे Cr यहाँ पर जो +6 का पार्टिसिपेट कर रहा है उधर जाकर के वो ऑलरेडी +3 में बदल रहा है, तो यहाँ पर जो Cr है वही ऑटो कैटालिस्ट की भांति कार्य कर रहा है। 2 बेस्ट एग्जांपल हमारे पास थे ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो आगे चल करके डी ब्लॉक से भी संबंधित होंगे और ये कैटालिस्ट में भी कार्य कर लेते हैं। अब आगे सीखेंगे इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। तो ये शब्द ही आपको प्रेरित करता हुआ नजर आ रहा है, इंड्यूस्ड, इंडिकेट
ऐसे कैटालिस्ट जो किसी दूसरे को अपने साथ ऐसे कैटालिस्ट जो किसी दूसरे को अपने साथ प्रवाहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन स्वयं भी प्रेरित होते हैं और किसी दूसरे को भी प्रेरित करते हैं, इसी के बारे में सीखेंगे। स्टार से इस पॉइंट को समझते हैं। ऐसे कैटालिस्ट जो स्वयं दूसरे कंपाउंड को प्रेरित करते हैं, जो दूसरे कंपाउंड को प्रेरित करते हैं उन्हें इंड्यूस्ड कैटालिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि Na2SO3 हमारे पास कंपाउंड दिया गया है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आसानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये आसानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही उसके पास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे चल करके ये चेंज हो जाता है Na2SO4, यानी सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन को सीधा सीधा एब्जॉर्ब करके सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। यदि यहीं पर हम लेते हैं सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, यदि सोडियम आर्सेनाइड को लेते हैं और यदि सीधा इसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, अर्थात नो रिएक्शन, यानी ये कोई रिएक्शन को शो नहीं करता है। अब इन दोनों केमिकल्स को आपस में मिक्स करके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कराते हैं तो यही सोडियम आर्सेनाइड आसानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सोडियम आर्सेनेट में चेंज हो जाता है। तो सीखेंगे, दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 प्लस सोडियम आर्सेनाइड Na3AsO3 प्लस, दोनों ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखेंगे, इक्वल टू Na2SO4 प्लस Na3AsO4। अब यहां पर ये सीखेंगे आगे चल करके क्या सीख रहे हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कैटालिस्ट जो स्वयं दूसरे कंपाउंड को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फाइड को यदि सीधा सीधा ऑक्सीजन के संपर्क में लेकर के आते हैं तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब सीधा कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सीधा चेंज हो जाता है सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फेट में चेंज हो जाता है तो ये तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि हम यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइड को लेते हैं, सोडियम आर्सेनाइड को लेते हैं, अकेला लेते हैं तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। कौन? सेंट्रल एटम्स का आर्सेनिक, और इसका जो सेंट्रल एटम सल्फर है वो सीधा सीधा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सीधा सीधा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ट्रिपल पॉजिटिव में जा रही है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो सीधा नो रिएक्शन। अब इसको यदि हम इसके साथ ऐड करके, दोनों को ऐड करके एक ही साथ रिएक्शन शो करना चाहते हैं, एक ही साथ रिएक्ट करना चाहते हैं
तो दोनों ही आपस में मिलकर के ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो दोनों ही अपनी अगली ऑक्सीडेटिव स्टेट बदलने में सक्रिय हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो सोडियम सल्फाइड जो है, सोडियम सल्फाइड है वो इंड्यूस्ड कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। पूरा क्लियर हो चुका है हमारे पास इंड्यूस्ड कैटालिस्ट और ऑटो कैटालिस्ट। अब आगे चल करके सीखेंगे एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ कैटालिस्ट। आगे ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के कैरेक्टर भी तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके बारे में सीखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कैटालिस्ट। देखिए, किसी भी केमिकल कंपाउंड के साथ कोई कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उसके भार में, उसके केमिकल कंपोनेंट्स में, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब किसी कैटालिस्ट को हम किसी भी केमिकल में डालेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, यहां पर ये फॉर्मूला दिया गया आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। यदि हम इसे प्लेटिनम कैटालिस्ट के साथ हीटअप करते हैं, प्लेटिनम कैटालिस्ट के साथ हीटअप करते हैं तो हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी H2O प्लस 1/2O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम कैटालिस्ट है उसके मॉलिक्यूल, क्रिस्टल मॉलिक्यूल चूड़ में परिवर्तित तो हो सकते हैं, लेकिन इसके केमिकल कंपोनेंट्स और वेट इनके मध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये सीखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम ये सीखेंगे यदि किसी कैटालिस्ट के बारे में कैटालिस्ट बदल देते हैं, यौगिक हमारे पास एक ही है, केमिकल सब्सटेंस एक ही है, और यदि कैटालिस्ट को बदल देते हैं तो बनने वाले प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चल करके रिएक्शंस में भी सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखेंगे। इसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से शो कर देते हैं और ये अभी से अपने माइंड में फिट कर लेते हैं। हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का बेसिक फॉर्मूला होता है ROH। एल्कोहल का बेसिक जो फॉर्मूला है वो ROH। एग्जाम्पल के तौर पर हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2OH। यदि इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटालिस्ट के साथ गर्म करते हैं, बहुत समझने की बात है, एथिल एल्कोहल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर रिजल्ट क्या, इसका डिहाइड्रोलाइसिस हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब भी किसी भी केमिकल में डालते हैं तो ये जल के क्रिस्टल, जल के मॉलिक्यूल्स को अपने आप में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। OH नेगेटिव बेस, केवल H पर पॉजिटिव बेस बनाएंगे और ये पॉजिटिव सीधा सीधा नेगेटिव पर अटैक कर देता है और ये एब्जॉर्ब कर लेता है Al2O3, माइनस में H2O, डिहाइड्रोलाइसिस हो जाता है। अब जो शेष बचता है वो हमारे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड Cl। हम इसे लिख सकते हैं C2H4। बनने वाला जो केमिकल है वो हमारे पास एल्कीन है।
डबल बॉन्ड है। एल्कीन जो शेष बच करके तैयार हुआ है। केमिकल सब्सटेंस हम एल्कोहल लेते हैं, कैटालिस्ट हमने डाला एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जो प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है वो हमारा एल्कीन था। अब यहीं पर कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं, कैटालिस्ट को चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने पर क्या रिजल्ट आता है? CH3OH, CH3CH2OH इज इक्वल टू, अब यदि कॉपर कैटालिस्ट के साथ गर्म करते हैं, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर कैटालिस्ट के साथ गर्म करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस सीधा सीधा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इधर आपका H2 प्लस जो शेष बचा है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO एसिटाल्डिहाइड। जो शेष बचा हुआ है वो आपके पास शेष है एसिटाल्डिहाइड। फिर समझने का प्रयास करते हैं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यदि केमिकल एक ही लेते हैं और वहां पर कैटालिस्ट का परिवर्तन कर देते हैं, जो कैटालिस्ट का परिवर्तन करते हैं तो रिजल्ट भी परिवर्तित होकर के ही हमको प्राप्त होते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हीटअप करते हैं तो बनने वाला केमिकल एल्कीन प्राप्त होता है, और यदि कॉपर कैटालिस्ट के साथ गर्म करते हैं तो वही केमिकल एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। एक एग्जांपल इसका और सीखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉर्मिक एसिड लेते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ जब करते हैं तो कैटालिस्ट तो वही है, डिहाइड्रोलाइसिस करेगा, डिहाइड्रोलाइसिस OH नेगेटिव H पॉजिटिव, सीधा सीधा माइनस में H2। अब आपके साथ पास जो शेष बचा है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, परिवर्तन नजर आ रहा है। अब यदि यहां पर HCOOH फॉर्मिक एसिड लेते हैं, कॉपर कैटालिस्ट के साथ हीटअप करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन, यहां पर डिहाइड्रोलाइसिस, एल्युमिनियम ऑक्साइड डिहाइड्रोलाइसिस का कार्य करता है, कॉपर जो कैटालिस्ट होता है वो ओनली डिहाइड्रोजनेशन का कार्य करता है। जब डिहाइड्रोजनेशन का कार्य कर रहा है तो H2 प्लस, अब जो शेष बचा है वो हमारे पास CO। रिजल्ट चेंज हो चुके हैं, बनने वाला केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर के प्रेजेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेसिक कैरेक्टर्स थे, जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो कैटालिस्ट के, यदि हम कैटालिस्ट परिवर्तित कर लेते हैं तो उनके प्रोडक्शन भी चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं ऑलरेडी। अगला पॉइंट ये देखते हैं कि किसी भी कैटालिस्ट को किसी भी रिएक्शन के साथ प्रेरित करते हैं तो उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम पर कोई परिवर्तन नहीं करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आगे सीखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू Fe या मोलिटेन। जो कैटालिस्ट है यहाँ पर
नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ Fe या मोलिब्डेनम कैटालिस्ट के साथ हीटअप करते हैं तो बनने वाली गैस आपके पास 2NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ इन कैटालिस्ट की यूज में जैसे रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस तो निश्चित कंफर्म बनती है, और यदि हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो वही कैटालिस्ट इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम को कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जब कोई प्रभाव नहीं डालते हैं तो बेसिक पॉइंट है कि कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शंस की केमिकल इक्विलिब्रियम को परिवर्तित नहीं करते। तो ये हमारे कैटालिस्ट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी थी। इसके बारे में जो भी बेसिक पॉइंट हैं स्टूडेंट अपने नोट्स पर वर्ड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस को आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के ऊपर डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं।